ठीक है। नमस्ते बच्चों, मैं सतीश अवस्थी NSA कोचिंग के डिजिटल ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन हिंदी विषय के लिए पहला टॉपिक शुरुआत करते हैं और आपका पहला टॉपिक है वाक्य शुद्धि का टॉपिक। वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में सबसे पहले 2, 5, 7 चीज़ें होती हैं, उनको ध्यान में रखना जरूरी है। प्रतियोगिता परीक्षा में उनसे संबंधित ही एक प्रश्न आता है। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि वाक्य का कर्ता क्या है। कर्ता स्त्रीलिंग है, कर्ता पुल्लिंग है, कर्ता एक वचन है, कर्ता बहुवचन है, कर्ता वर्तमान काल में है, कर्ता भूतकाल में है या कर्ता भविष्यत काल में है। अगर वाक्य का कर्ता आपको पहचान हो जाए कि वाक्य का कर्ता पुरुष है और अगर आपको पता लग जाए कि वाक्य का कर्ता स्त्रीलिंग में है, तो इनसे संबंधित 2-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सर्वप्रथम यह है कि अगर वाक्य का कर्ता पुरुष है, पुल्लिंग है, तो आपको होना चाहिए कि उसके लिए श्रीमान शब्द का प्रयोग होता है। अगर वाक्य का कर्ता स्त्रीलिंग है तो उसके लिए श्रीमती का प्रयोग होता है। अगर वाक्य का कर्ता पुल्लिंग है तो उसके लिए बुद्धिमान का प्रयोग होता है। अगर वाक्य का कर्ता स्त्रीलिंग है तो उसके लिए बुद्धिमती का प्रयोग होता है। अगर वाक्य का कर्ता पुरुष है, पुल्लिंग है, तो पूज्य का प्रयोग होता है और अगर स्त्री है तो पूज्या का प्रयोग होता है। अगर वाक्य का कर्ता पुल्लिंग है तो पूजनीय का प्रयोग करते हैं और वाक्य का कर्ता स्त्रीलिंग है तो पूजनीया का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य का कर्ता पुल्लिंग है तो माननीय का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग है तो माननीया का प्रयोग करते हैं। अगर पुल्लिंग है तो आचार्य का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग है तो आचार्या का प्रयोग करते हैं। अगर पुल्लिंग है तो प्राचार्य का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग है तो प्राचार्या का प्रयोग करते हैं। ये सामान्य प्रारंभिक छोटी छोटी बातें हैं। ध्यान रहे, हमारे सिलेबस में शब्द शुद्धि का भी टॉपिक है और वाक्य शुद्धि का भी टॉपिक है। आपने कई बार लिखा देखा होगा, ये पूज्य लिखा आता है, ये पूजनीय लिखा आता है, ये पूज्य लिखा आता है और ये पूजनीय लिखा आता है। और वो आपसे ये पूछता है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो ध्यान रहे बच्चे लोगों कि ये दोनों शब्द तो शुद्ध है, ये दोनों शब्द कैसे हैं, अशुद्ध हैं। सबसे प्रारंभिक जो स्तर है वो इस बात का है कि जो भी वाक्य हमारे सामने आता है, सबसे पहले हम इस बात का पता लगाएं कि वाक्य का कर्ता किस लिंग में है। अगर पुल्लिंग में है तो श्रीमान का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग में है तो श्रीमती का प्रयोग करते हैं। अगर पुल्लिंग है तो बुद्धिमान का प्रयोग करते हैं, स्त्री है तो बुद्धिमती का प्रयोग करते हैं। पूज्य है तो पुल्लिंग, पूज्या है तो स्त्रीलिंग, पूजनीय है तो पुल्लिंग, पूजनीय है तो स्त्रीलिंग, माननीय है तो पुल्लिंग और माननीय है तो स्त्रीलिंग, आचार्य है तो पुल्लिंग, आचार्य है तो स्त्रीलिंग और प्राचार्य है तो पुल्लिंग और प्राचार्य है तो स्त्रीलिंग। अब आप मुझसे पूछोगे गुरुजी ये 4-5 बातें हैं, ये 6ठी क्लास की बातें हैं, ये सब जानते हो आप लोग, परंतु इस पर सवाल कैसे आए हैं सुन लीजिए, आप देख लीजिए एक बार। सवाल आया है आपका, ये सवाल आया है प्रतियोगिता परीक्षा में कि आदरणीय बहन जी कल कहाँ गई थी। ये वाक्य आया और उसने पूछा कि वाक्य में क्या वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। अगर अशुद्ध है तो क्या अशुद्धि है, तो भैया आदरणीय जो शब्द होता है ये पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि बहन जी शब्द स्त्रीलिंग है तो इसके लिए प्रयोग होगा आदरणीया। आदरणीया बहन जी कल कहाँ गई थी। पक्का? एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि परीक्षा में सवाल ऐसे भी आता है, सुन लो आप, मेरे
दोस्त की पत्नी विद्वान है। विद्वान है, ध्यान रखना मेरे बच्चे लोगों, पुल्लिंग के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग के लिए बच्चे लोगों विदुषी का प्रयोग होता है। तो पत्नी शब्द स्त्रीलिंग है, विद्वान पुल्लिंग के लिए होता है, तो यहाँ आपको क्या करना है, विदुषी। मेरे दोस्त की पत्नी विदुषी है। एक बात। दूसरी बात अपन चलते हैं। एक प्रतियोगिता परीक्षा में ये सवाल आया था, श्रीमान सुशीला, श्रीमान सुशीला, ये वाक्य में कहाँ अशुद्धि है, क्या वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, अशुद्ध है। सुशीला शब्द स्त्रीलिंग होता है और स्त्रीलिंग के साथ मेरे भाइयों श्रीमान का नहीं श्रीमती का प्रयोग करते हैं। श्रीमान का नहीं श्रीमती का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका क्लियर। अब बात करते हैं इससे आगे की। ये तो हुई छोटी छोटी बातें, प्रारंभिक बातें। इसके आगे क्या करते हैं कि हर प्रतियोगिता परीक्षा में अगर वाक्य शुद्धि के 2 सवाल आते हैं तो उसमें से एक जो सवाल आएगा वो इस लाइन पर आएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहली लाइन क्या है कि वाक्य में शब्द आता है, एक शब्द आपने सुना होगा कृपया और एक शब्द होता है कृपा, दूसरा होता है मेरे बच्चे लोगों समय और एक होता है आपका काल। इसके बाद समय होता है, अगला शब्द होता है दिन और उसके बाद होता है वार, उसके बाद होता है आपका उत्सव और एक होता है समारोह, एक होता है चक्र, एक होता है पहिया, एक होता है और एक होता है दूसरा, एक होता है आपका वर्तमान और एक होता है मौजूदा, एक होता है दंड और एक होता है सजा, एक होता है व्यवस्था और एक होता है प्रबंध, एक होता है आपका केवल और एक होता है मात्र, एक होता है जन और एक होता है पुरुष। अगर प्रतियोगिता परीक्षा कोई सी भी स्तर की हो, अगर वाक्य शुद्धि के 2 सवाल आते हैं तो ये पक्का मान के चलिए भैया एक सवाल जो आएगा वो इस पर आएगा जो मैंने लिखा है। अब मैंने क्या लिखा है सुन लीजिए। कृपया और कृपा 2 शब्द हैं और इसी से मिलता हुआ तीसरा शब्द और है कृपया। तो एक बात तो ध्यान रखिए कि ये जो शब्द है ये अशुद्ध है और ये दोनों शब्द शुद्ध हैं और इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, अर्थात इसका और इसका प्रयोग एक अर्थ में होता है, तो वाक्य में इन दोनों में से एक का प्रयोग होना चाहिए। अगर कोई वाक्य तुम्हारा सामने आता है और उसमें इन दोनों का प्रयोग साथ साथ होता है तो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। समय और काल का अर्थ भी एक ही होता है, दिन और वार का अर्थ भी एक ही होता है, उत्सव और समारोह का अर्थ भी एक होता है, चक्र और पहिया का अर्थ भी एक होता है, वर्तमान और मौजूदा का अर्थ एक होता है और दंड और सजा का अर्थ भी एक होता है, व्यवस्था और प्रबंध का अर्थ भी एक होता है, केवल और मात्र का अर्थ भी एक होता है और जन और पुरुष का अर्थ भी एक होता है। अर्थात इन दोनों शब्दों का समान अर्थ होता है, इसलिए किसी भी वाक्य में इन दोनों में से एक का प्रयोग होना चाहिए। अगर दोनों का प्रयोग होता है तो व्याकरण की दृष्टि से वो वाक्य अशुद्ध माना जाता है और जो शब्द इनमें से वाक्य में सबसे बाद में आता है
जो शब्द इनमें से बाद में आता है उसे अनावश्यक मानकर वाक्य से हटा देते हैं, पहले वाले को नहीं, बाद वाले को। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में हमसे केवल ये पूछा जाता है कि वाक्य शुद्ध या अशुद्ध है, परंतु कोई मौखिक रूप से सामने हो और वो हमसे पूछे कि इस वाक्य को शुद्ध करके बताइए, लिखिए दोबारा। अगर वाक्य को दोबारा लिखना है तो आपकी मर्जी है, चाहे पहले वाले को हटाएं या बाद वाले को हटाएं, परंतु प्रतियोगिता परीक्षा में लिखने का कोई झंझट नहीं होता, इसलिए हमेशा बाद वाले को ही अशुद्ध माना जाता है। मैंने एक वाक्य लिखा, देश की वर्तमान मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं है। ये आपके सामने आया और कोई आपसे पूछे कि भैया बताना ये वाक्य शुद्ध है का शुद्ध है, तो आप फौरन बता दीजिए ये वाक्य कैसा है, अशुद्ध है। वर्तमान शब्द भी आ गया और मौजूदा शब्द भी आ गया, दोनों का अर्थ एक है, अतः हमें किसको गलत बताना है, जो बाद में आया है उसको गलत बताना है। वाक्य का शुद्धिकरण क्या होगा, देश की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है, मौजूदा को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य देखिए, आपके जैसे सज्जन पुरुष कहाँ मिलते हैं, ये दूसरा वाक्य आपके सामने आ गया। अब बच्चे लोगों बताइए क्या होगा, सज्जन और पुरुष, सज्जन में व्यंजन संधि होती है, इसके टुकड़े करते हैं तो भैया होगा सत धन जन, ठीक है। और मैं आपको बता चुका नियम के अनुसार कि जन और पुरुष, जन और पुरुष दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, दोनों समानार्थी शब्द हैं, इसलिए ये पुरुष शब्द कैसा है, अनावश्यक है, इसको हमको हटाना है। तो वाक्य शुद्ध क्या होगा, आपके जैसे सज्जन कहाँ मिलते हैं, इसको अपन ने हटा दिया। और देखिए, किसी और दूसरे डॉक्टर से बात करूंगा, ये वाक्य आपके सामने है। मैं आपको बता चुका हूं मेरे बच्चे लोगों, और दूसरा दोनों शब्द एक ही अर्थ देने वाले हैं, इसलिए जो बाद में शब्द आया वो गलत है। तो क्या कहूं, किसी और डॉक्टर से बात करूंगा, दूसरे को अपन हटा देंगे। आगे चलिए, कृपया मेरे बेटे की शादी में पधारने की कृपा करें, ये वाक्य आपके सामने दे दिया। मैं आपको बता चुका, कृपया और कृपा दोनों ही शब्दों का अर्थ समान है, वाक्य में एक का प्रयोग होना चाहिए। अगर दोनों का प्रयोग होता है तो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो कृपया जब आ चुका है तो कृपा शब्द कैसा है, बाद में आया है, और बाद में आया है उसको हम क्या मानते हैं, अनावश्यक मानकर वाक्य से हटा देते हैं। सही रूपांतर क्या होगा, कृपया मेरे बेटे की शादी में पधारे, ये होगा सही रूप। ये होगा पक्का।
आगे चलते हैं। अगला है आपका भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। अभी मैंने नियम में लिखाया था कि व्यवस्था कह दूं, प्रबंध कह दूं, दोनों का अर्थ एक होता है, और जो बाद में आया है उसको अपन क्या मानते हैं, उसको अपन अनावश्यक मानते हैं। तो यहां से प्रबंध हट जाएगा, वाक्य क्या होगा, भोजन बनाने की व्यवस्था करें। अगला वाक्य, भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। गुलामी कह दूं, दास्ता कह दूं, दोनों का अर्थ एक ही होता है, और जो बाद में आता है उसको हम अनावश्यक मानते हैं। भारत गुलामी से मुक्त हुआ की दास्ता को अपन को हटाना है। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। मैं बता चुका, वार कह दो या दिन कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। जो बाद में आया है वो अनावश्यक है। सही रूपांतर क्या होगा, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं। पक्का। अगला, लोग उनके विवाह उत्सव समारोह में सम्मिलित हुए। ये वाक्य है। अब अपन बात करते हैं। मैंने कहा विवाह उत्सव में गुण संधि है, इसके टुकड़े होंगे विवाह धन उत्सव। और मैं आपको बता चुका हूं कि उत्सव और समारोह दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसलिए जो बाद में आया है उसको हम अनावश्यक मानेंगे। यहाँ समारोह अनावश्यक है। लोग उनके विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए। पक्का। आगे बात करते हैं भैया। अगला है आपका वाक्य, आतंकवादी को मृत्यु दंड की सजा मिली। ये वाक्य आपके सामने है। मैं आपको बता चुका हूं कि दंड और सजा दोनों का अर्थ एक है। अतः एक वाक्य में इनमें से दोनों में से एक का प्रयोग होना चाहिए। अगर दोनों का प्रयोग होता है तो वो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से कैसा माना जाता है, अशुद्ध। तो यहाँ सजा शब्द अनावश्यक है। आतंकवादी को मृत्युदंड मिला, ये भी शुद्ध होगा। आतंकवादी को मृत्युदंड मिला। अगला है आपका
ये दूसरा नियम होगा। पहले नियम में ये लिखाया है कि कर्ता कैसा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ऐसे ही शब्दों का आपका प्रयोग करना है। बुद्धिमान है तो पुल्लिंग है, विदुषी है तो स्त्रीलिंग है, श्रीमान है तो पुल्लिंग है, श्रीमती है तो स्त्रीलिंग है, आदरणीय है तो पुल्लिंग है, आदरणीय है तो स्त्रीलिंग है, माननीय है तो पुल्लिंग है, माननीय है तो स्त्रीलिंग है, पूज्य है तो पुल्लिंग है, पूज्य है तो स्त्रीलिंग है, पूजनीय है तो पुल्लिंग है, पूजनीय है तो स्त्रीलिंग है, प्राचार्य है तो पुल्लिंग है, प्राचार्य है तो स्त्रीलिंग है, आचार्य है तो पुल्लिंग है, आचार्य है तो स्त्रीलिंग है। उसके बाद मैंने दूसरा नियम ये लिखाया था कि वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डबल एक ही अर्थ देते हैं और दो शब्दों का अर्थ एक होता है और वाक्य में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं। तो व्याकरणिक दृष्टि से ऐसे शब्दों को अनावश्यक माना जाता है और अनावश्यक शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसलिए बाद में जो शब्द आया उसको वाक्य से हटा देते हैं और वाक्य शुद्ध हो जाता है। कृपया है, कृपा है, दिन है, वार है, चक्र है, पहिया है, केवल है, मात्र है, उत्सव है, समारोह है, वर्तमान है, मौजूदा है, दिन है, वार है, व्यवस्था है, प्रबंध है, गुलामी है, दास्ता है, ये सारे शब्द होते हैं, ये एक दूसरा का समान अर्थ लिए होते हैं। अगर इन दोनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वाक्य कैसा होता है? अशुद्ध होता है। तीसरी बात मैं बताता हूँ, अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है, मेरे बच्चे लोगों, कोई वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है और उस वाक्य में ये दिया हुआ है प्रश्न, तो ध्यान रखना जब प्रश्न का सवाल आता है तो प्रश्न का हमेशा उत्तर होता है। प्रश्न का क्या होता है? उत्तर होता है। अगर बात समस्या की आती है तो समस्या का हमेशा क्या होता है? समस्या का हमेशा समाधान होता है। ठीक है। अगर बात बीमारी की आती है तो मेरे बच्चे लोगों, बीमारी हमेशा चिंताजनक होती है, चिंताजनक होती है। अगर बात मुद्दों की आती है, मुद्दों की, तो मुद्दों पर मुद्दे हमेशा चिंतनीय होते हैं। पक्का। अगर बात दुख और सुख की आती है तो ये हमेशा बहुत होते हैं, ध्यान रहे। अगर बात गाली की आती है तो गाली हमेशा बकी जाती है, अगर बकी शब्द नहीं है तो दी शब्द भी माना जाएगा। परंतु एक प्रतियोगिता परीक्षा में ये सवाल आया था कि उसने मुझे 4 गालियां निकाली, तो ये वाक्य अशुद्ध है। गालियां निकाली नहीं जाती हैं, गालियां बकी जाती हैं, गालियां दी जाती हैं। अगर बात करूं मैं मेरे बच्चे लोगों कपड़ों की, तो कपड़े बच्चे लोगों पहनकर, कपड़े पहनकर। अगर बात करूं मैं खाने की, खाना परोस कर। ठीक है। अगर बात करूं मैं बच्चे लोगों प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न का उत्तर होता है, समस्या का समाधान होता है, बीमारी चिंताजनक होती है, मुद्दे चिंतनीय होते हैं, दुख बहुत होता है, गाली बकी जाती है, कपड़े पहनकर और खाना परोस कर। मैं मार्ग की बात करूं तो मेरे बच्चे लोगों मार्ग में बाधाएं आती हैं। मार्ग में क्या आती हैं? बाधाएं आती हैं। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे लोगों, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। बोलने की बात करूं तो बोलने में साहस आता है, साहस। अब ध्यान रखिए इन पर कैसे वाक्य आते हैं, अधिकांश प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। ये आ गया। दूसरा है आपका प्रश्न, आपकी समस्या का उत्तर मेरे पास है।
दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। व्याकरण के कई मुद्दे चिंताजनक हैं। माताजी को खाना डाल दो। वह कपड़े डालकर सो गया। अगला, मार्ग में अनेक संकट आते हैं। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह किस में है? मुझे बड़ा दुख हुआ। अब सुन लीजिए आप, मैं बता चुका, प्रश्न का उत्तर होता है, समस्या का समाधान होता है, बीमारी चिंताजनक होती है, मुद्दे चिंतनीय होते हैं, दुख बहुत होता है, गाली बकी जाती है, कपड़े पहनकर होता है, खाना परोसना होता है, मार्ग में बाधाएं आती है, बोलने का साहस होता है। आपके प्रश्न का समाधान गलत है, यहाँ आना चाहिए आपके प्रश्न का उत्तर। दूसरे वाक्य देखिए, आपकी समस्या का उत्तर मेरे पास है, समस्या का उत्तर नहीं होता, समस्या का समाधान होता है। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, चिंतनीय नहीं होता, बीमारी चिंताजनक होती है, तो यहाँ चिंताजनक आएगा। और व्याकरण के मुद्दे चिंताजनक है, मुद्दे हमेशा चिंतनीय होते हैं, तो यहाँ चिंतनीय आएगा। माताजी को खाना डाल दो, माताजी को खाना परोस दो। खाना डाला नहीं जाता, खाना लगाया नहीं जाता, खाना परोसा जाता है। वह कपड़े डालकर सो गया या वह कपड़े पहनकर सो गया, ये भी शुद्ध हो सकता है। और वह कपड़े उतार कर सो गया, कपड़े पहने जाते हैं या उतारे जाते हैं, डाले नहीं जाते हैं। मार्ग में अनेक संकट आते, मार्ग में संकट नहीं आते, मार्ग में बाधाएं आती हैं। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह किसमें है? उत्साह नहीं होता, साहस होता है बोलने का। मैं लिख चुका हूं, बोलने का साहस होता है। मुझे बड़ा दुख हुआ, दुख बड़ा नहीं होता। एक बात और सुन लीजिए, दुख बड़ा नहीं होता। एक शब्द होता है बड़ा और एक शब्द होता है बहुत। बड़ा शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई नापी जाती है, और बहुत शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है जिसकी मात्रा होती है। तो ध्यान रखिए, दुख की वो लंबाई चौड़ाई नहीं होती, दुख को नापा तोला नहीं जाता, दुख की मात्रा होती है। इसलिए दुख के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? बहुत का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये प्रारंभिक चीजें आज मैंने बता दी। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।